एक वकील का चयन आपके मुकदमे की सबसे पहली सीढ़ी। जनरली आप जो लॉयर हायर करते हो वो आप अपने जानने वाले अपने दोस्तों के सजेशन से हायर करते हो और अमूमन यही देखा गया है कि आप ये तलाशते हो कि हमारे कॉन्टैक्ट में कौन बंदा ऐसा है जिसका कोई कोर्ट का मैटर कभी पास्ट में चला है या प्रेजेंट में चल रहा है। तो आप जनरली इनके रेफरेंस से जाकर उन लॉयर के साथ इंटरेक्ट करते हो और अपने मुकदमे के बारे में मालूम करते हो। लेकिन हर केस जो है वो डिफरेंट होता है, हर केस की क्रिटिकलिटी डिफरेंट होती है। इसलिए जब भी आप अपने केस के लिए कोई लॉयर हायर करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे कि एक अच्छा लॉयर मैं किस तरीके से सर्च करूं, तो आपको डिफरेंट टाइप की एडवाइस यूट्यूब पर मिल जाती हैं और कुछ आपको फ़नी एडवाइस भी मिलती है। जैसे कोई लॉयर बताता है कि जब भी आप किसी लॉयर को अपने केस के लिए हायर करते हो तो आप ये देखो कि उसका स्टेटस क्या है, यानी कि वो कितना पैसे वाला है। जैसे कि वो कोर्ट में बाय कार आता है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता है या मोटरसाइकिल से आता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप किसी भी लॉयर के स्टेटस से ये नहीं मालूम कर सकते कि वो लॉयर कितना बेहतर आपके केस के लिए साबित होगा। इसलिए ये सब फालतू की बातें हैं। काम की बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको ये मालूम पड़ सकेगा कि आपको अपने केस के लिए किस तरह से लॉयर का चयन करना है। तो सबसे पहले हम उन सजेशंस पर बात कर लेते हैं जो अमूमन हमें दिए जाते हैं। जैसे कि कोई फॉल्स केस लग गया है तो आपके आसपास जानने वालों में से या आपकी फ्रेंड सर्कल में से आपको ये सजेशन मिलेगा तो उस जान पहचान वाले बंदे का भी इस तरीके का कोई मुकदमा चल रहा है, तो उससे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिर आप उन ऐसे किसी इंसान से इंटरेक्ट करते हैं जिसका केस चल रहा होता है और उसके साथ फिर उसके लॉयर से एडवाइस लेने चले जाता है। तो ये तो हो गया एक अलग पार्ट कि आप एडवाइस लेने जा रहे हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप उसी लॉयर को हायर कर लेते हो, जबकि आपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया होता है कि वो केस और आपका केस इसमें कितने डिफरेंसेस हैं, और आप जो है लॉयर को हायर कर लेते हो। तो ये एक मिस्टेक है। इस तरीके से आपने कभी भी किसी लॉयर को हायर नहीं करना है। हाँ, आप एडवाइस के लिए डेफिनेटली आप अपने आसपास देखो कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जानने वालों में कौन लोग आपको किसी लॉयर तक पहुंचा सकते हैं, और फिर आप लॉयर तक पहुंच के अपने केस कौन सा डिस्कस करो। आप जब 4 तरह के लॉयर से अपने केस को डिस्कस करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आपको किस लॉयर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा एक अमूमन एडवाइस हमें मिलती है कि भाई सीनियर लॉयर होना चाहिए। तो अब किसी लॉयर की सीनियरिटी का आप कैसे मालूम करोगे कि कोई लॉयर सीनियर है। कई बार क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा एज में जाके कोई लॉयर बनता है और उसके पास इनरोलमेंट एक बड़ी एज में आके होता है। तो अब आप क्या एज देख कर किसी की जो है उसको सीनियर लॉयर कंसिडर करते हैं। तो अमूमन क्या होता है कि लोग एज देख कर ही कंसिडर करते हैं कि लॉयर सीनियर है या जूनियर है, या फिर ये देखते हैं कि उसके ऑफिस में उसके अंडर कितने जूनियर लॉयर वर्क कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं, अगर कोई बहुत ज़्यादा सीनियर लॉयर है, जैसे सुपर सीनियर आप कह सकते हो, और वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, लाइक 70 के आसपास है, उनके अंडर कई सारे जूनियर लॉयर काम कर रहे हैं, तो आपको इस तरह के लॉयर के पास भी एकदम से नहीं जाना चाहिए। बिकॉज जो सुपर सीनियर लॉयर होते हैं वो जनरली आर्गूमेंट के लिए नहीं जाते हैं, वो अपने जूनियर्स को ही भेजते हैं। इवन पेपर वर्क के लिए भी वो मोस्टली अपने जूनियर्स को ही प्रेफर करते हैं। तो सिर्फ जो नाम चल रहा होता है वो उन सीनियर लॉयर का चल रहा होता है, बट जो बैक एंड पे जो एक्चुअल वर्क कर रहे होते हैं वो उनके जूनियर ही कर रहे होते हैं। कि अगर आप किसी सुपर सीनियर या सीनियर लॉयर के पास जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए, ये मालूम करना चाहिए कि क्या वो खुद हेयरिंग में जाते हैं या वो अपने जूनियर्स से ज़्यादा काम कराते हैं। अगर आप घंटा भर भी उनके पास बैठ गए तो आपको इन सारी चीज़ों का काफ़ी आइडिया मिल जाता है। एक और बात जो है वो यूट्यूब पर प्रचलित हो रही है कि अगर आप किसी लॉयर को जज करना चाहते हैं कि लॉयर कैसा है कैसा नहीं है, तो आप ये देखो कि उसके ऑफिस में कितनी सारी फाइल्स हैं। तो बहुत सारे लॉयर का आप देखोगे कि जो ऑफिस है वो एक सॉर्ट ऑफ स्मॉल लाइब्रेरी होता है। तो दैट डजंट मीन कि वो कोई बहुत अच्छे लॉयर साबित हो सकते हैं आपके केस में, ये ज़रूरी नहीं है। दैट डिपेंड्स कि वो किस फील्ड में, उनकी किस निश में उनका एक्सपर्टाइज है। वो एक कहावत है ना, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो कई बार जो वकील साहब हैं वो इस स्ट्रेटजी पर चलते हैं और अपने ऑफिस को इतना लग्जरी बना लेते हैं जिससे क्लाइंट के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है, और उसमें बहुत सारी बुक्स रख लेते हैं, काफ़ी सारी केस फाइल्स रखते हैं, जिससे कि क्लाइंट के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और क्लाइंट को लगता है कि यार मैं जिस लॉयर के पास आया हूँ ये तो बहुत बड़ा लॉयर है, तो ये डेफिनेटली मेरे केस को जीत सकता है। तो ये गलती भी नहीं करनी है। तो मैं आपको आगे पैरामीटर्स बताने वाला हूँ कि किन पैरामीटर्स पर आपको एक लॉयर का चयन करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका जो केस है उसका टाइप क्या है, वो किस किस कैटेगरी का केस है, यानी कि वो क्रिमिनल केस है या सिविल केस है। ऐसा ना हो कि आपका केस क्रिमिनल का है
और आप किसी सिविल लॉयर के पास जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिविल लॉयर को बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी, सिविल लॉयर को नॉलेज होगी और वो अपने फील्ड में एक एक्सपर्ट लॉयर भी हो सकते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो आपके क्रिमिनल केस को बहुत इफेक्टिवली लड़ पाएंगे। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका केस वो क्रिमिनल कैटेगरी का है तो आपको एक क्रिमिनल लॉयर को ही सर्च करना है, और अगर आपका केस सिविल कैटेगरी का है तो उसके लिए आपको एक सिविल लॉयर को सर्च करना है। सेकंड थिंग इज़ कि आपने देखना है कि आपका जो केस है उसकी की क्रिटिकलिटी क्या है, वो कितना गंभीर केस है। अब कई बार क्या होता है कि एक मुकदमे में बहुत सारे आरोप लगा दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैट्रिमोनियल केस के बारे में बात करें तो 498A, 323, 504, 506 और 307 भी उसके साथ में अटेम्प्ट टू मर्डर का लगा दिया जाता है, और भी बहुत सारी ऐसी धाराएँ लगा दी जाती हैं जिससे बंदा पूरी तरीके से घबरा जाता है कि यार इन केसेस में तो मुझे 7 साल से भी ज़्यादा की सज़ा मिल जाएगी। आपको सिर्फ धाराएँ नहीं देखनी है, धाराएँ आप देखोगे, आप ये देखोगे कि मेरा केस का नेचर क्या है, ठीक है, लेकिन धाराओं का उसमें मेंशन होना या आपके संबंध में धाराओं का मेंशन होना दैट डजंट मीन कि आपका केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो आप पे काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं, काफ़ी सारी हीनियस क्राइम्स आपके ऊपर लगाए गए हैं और आपको समनिंग भी हो चुकी है, बट अब आपको ये देखना है कि एक्चुअली आपका केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है या नहीं है। तो इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए आपको करना ये होगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अपोजिट पार्टी के द्वारा जो भी उन्होंने आप याचिका दाखिल की है उसकी आप एक कॉपी निकलवाइए और किसी एक्सपर्ट लॉयर के पास जाकर या किसी भी उस नेचर के लॉयर के पास जाकर, जैसे क्रिमिनल का है तो क्रिमिनल के लॉयर के पास जाकर आप उनको उसका एनालिसिस करने को दीजिए और फिर उनसे ना उसका फीडबैक लीजिए। क्योंकि अमूमन क्या होता है, जैसे मैट्रिमोनियल केस में एक लगभग सेम स्टोरी काफ़ी सारे मुकदमों में देखी जाती है। तो ये अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बंदे की याचिकाएं अगर देख लेंगे तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी। तो अगर इस तरह की सिमिलैरिटीज़ हैं तो वो एक एक्सपर्ट आपको बता देगा कि हाँ इसमें आपको किस लेवल पे खतरा है और किस लेवल के बाद या किस लेवल तक आपको खतरा फिर नहीं होने वाला है। तो उसकी आपको क्रिटिकलिटी अपने केस की ज़रूर देखनी है, क्योंकि केस की क्रिटिकलिटी के ऊपर भी डिसाइड होगा कि आपको कौन सा लॉयर हायर करना है। अब थर्ड एंड लास्ट थिंग हो गया फ़ीस, क्योंकि ये फ़ीस जो है वो एक लॉयर को हायर करने से पहले एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। बिकॉज़ आप जब भी कोर्ट में जाते हो तो हज़ार से ज़्यादा लॉयर लगभग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनरोल होते हैं, और अगर आउट ऑफ एनरोलमेंट अगर आप जाओगे तो भी काफ़ी सारे लॉयर मिलेंगे। तो हज़ारों की तादाद में जब लॉयर होते हैं तो उस टाइम एक अच्छे लॉयर का चयन करना बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि एक लॉयर आपके उसी काम को 10,000 में कर दे और एक सीनियर लॉयर उसी काम को करने के लिए 1 लाख रुपये आपसे ले। तो आपको ये सिर्फ सीनियर और जूनियर लॉयर ही नहीं देखना है, आपको अपने केस के हिसाब से अपनी पॉकेट को भी एनालाइज़ करना है कि भाई मेरी पॉकेट मैक्सिमम कितना अफोर्ड कर सकती है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि पर्टिकुलर केस में आप किसी लॉयर को फॉर एग्जांपल 20,000 फीस जो है लमसम पे कर सकते हैं, तो अब आपको करना ये है कि जब आप 2, 4, 5 लॉयर से मिलोगे तो आप उस फ़ीस के अंडर के लॉयर से ही आप जाके कांटेक्ट करोगे या कहोगे उस फ़ीस के आसपास से, क्योंकि थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी चलती है। और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप जा रहे हो किसी लॉयर के पास जो कि बहुत सीनियर लॉयर है और आपको लग रहा है कि वाकई ये मेरे केस को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जब आप फ़ीस पूछते हो तो फ़ीस जो है उनकी वो आपके पॉकेट से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। तो अब आप वहाँ पे उनको कन्विंस करने के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ जताते हो। एक चीज़ का आप हमेशा याद रखना कि लॉयर जो है उसके पास इतने सारे टैक्ट्स हैं कि वो इनिशियल स्टेज पे ना सही कहीं ना कहीं अपनी फ़ीस आपसे निकलवा लेगा। अगर किसी लॉयर ने बोला कि भाई मेरी फ़ीस जो है वो 40,000 रहेगी, बट आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है 20,000, आप बार्गेन करके भी अगर एक्चुअली आप बार्गेन करते हो जेन्युइन तरीके से, तो मान लो वो लॉयर आपकी अप्रॉक्स 35,000 में आपका काम कर देगा, बट अब आपको यहाँ पे ये मालूम है कि आप 35 की आप 30,000 भी पे नहीं कर सकते। आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है 20 या 25,000। अब आप वहाँ बहुत सारा उनको रीज़न दोगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे, फिर आप किसी ना किसी तरीके से उस लॉयर को कन्विंस करोगे और वो लॉयर हायर हो जाएंगे। फिर आप बहुत ज़्यादा खुश होगे कि मैंने एक सुपर सीनियर लॉयर को एक अफोर्डेबल रेट में हायर कर लिया है। लेकिन जब आप उनसे केस लड़वाओगे तो आप आगे चल के देखोगे कि जो एक्चुअली उनको आपसे चाहिए, जो अमाउंट उनको एक क्लाइंट से चाहिए किसी पर्टिकुलर केस में, वो किसी ना किसी तरीके से आपसे वसूल कर ही लेंगे। तो दोस्तों किताबी ज्ञान से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, क्योंकि ये लीगल मैटर जो है इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो मैटर करती है। दूसरी चीज़, जो बहुत सारे उल्टे सीधे सजेशंस यूट्यूब पर या माउथ टू माउथ आप सुनते हो उनको भी आप अवॉइड करिए। जो सजेशन मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो बहुत सटीक हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो डेफ़िनेटली आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग एक बेहतरीन वकील को हायर कर पाएंगे। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है
तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट। बाय।